भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को बगैर वक्त गवाए मैं शुरू करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे पहले तारुफ करा दूं आपका। ईशान त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक और सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। और नवल उपाध्याय ऑटो वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, लेकिन बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आ रहा क्या हुआ? आज मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आज ये वही मुद्दा है जो अयोध्या में हुआ, जो एक 12 साल की बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के नेता मंडल अध्यक्ष और अवधेश सिंह पासी के साथ घूम करके खाने वाले बैठने वाले, उसने 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है, एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया है। अब बताइए, जो पीडीए का नाम मुद्दा ये नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जी, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। बच्ची है जी 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 12 साल की बच्ची सर, ये घोर अपराध हो रहा है इस देश में समाजवादी के ओर से जी। और मैं बैठिए मैं ये नहीं मुद्दा है, लेकिन यहाँ ये मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाजवादी पार्टी के, और सिर्फ समाजवादी पार्टी के क्यों, बाकी सारे लोग जब बोलेंगे तो इस मुद्दे पे जरूर बोलेंगे। बिन्नू जी आप बोला, क्योंकि उन्होंने कह दिया मुद्दा तो ये नहीं है, मुद्दा तो ये है, मुद्दा तो कुछ और था। मुद्दा तो राहुल, मैं बिल्कुल बोल दीजिएगा, मुद्दा बिल्कुल बोल दीजिएगा। बिन्नू जी थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र। अब बोल दिया, आक्रमण कर दिया, कोई आक्रमण आप पे नहीं किया है, ये पूरी समाज और पूरी व्यवस्था पे है। अब चुपचाप, अब तो मन में तसल्ली पड़ गई ना, मुस्कुराइए नहीं। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा कुछ और था। और मुद्दा ये था कि राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों से हमें पता चला है कि मुझ पर छापा पड़ने वाला है, मुझ पर छापा पड़ने वाला है, यह अंदरूनी सूत्रों से पता चला है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पूछा कि आपको पता कैसे चल गया, ये कौन सा अंदरूनी सूत्र है, जरा मुझे बताइए, कैसे पता चल गया कि आपको आपके ऊपर छापा पड़ने वाला है। बहस ये थी, लेकिन क्योंकि आपने ये मुद्दा रख दिया, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और एज एन एंकर, इस प्रोग्राम के एक एंकर होने के नाते संवेदनशील मुद्दा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कोई भी बचने ना पाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, राजनीति ना हो इस मुद्दे पे, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूं। देखिए, मुद्दा ये नहीं, अगर इन्होंने पूछा है तो बताना जरूरी है। मैं समझता हूं अगर इस तरह से आप किसी को किसी के साथ जोड़ देंगे तो क्या विजय माल्या का फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आता है, ऐसे तमाम भगोड़ों का फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आता है, तो क्या हम मान लें कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन भगोड़ों के साथ शामिल हैं? क्या इस चीज को हम मानेंगे? इस तरह से किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, और रही बात के साथ प्रचार करता है, अवधेश पासी के साथ बैठ करके खाना खाता है, अवधेश पासी के साथ घूम करके जो है समाजवादी के लिए वोट मांगता है, समाजवादी पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, और क्या सबूत चाहिए आपको? बैठिए, सारे लोग बैठिए। मैंने सोचा था कि संवेदनशील लोग हैं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। संवेदनशील मुद्दा, इस पे कोई राजनीति नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है जिसके साथ ये घिनौनी हरकत की है वो समाज पे, पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। मुद्दा ये है। अब तुम राजनीति सीख गए, वैसे तुम्हें आ गई है राजनीति करना। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, और ये व्यवस्था पर चोट है, ये पूरे सामाजिक व्यवस्था, इसके सारी पर चोट है, और ये बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा नहीं। बिन्नू जी मैं मुद्दे पे लौटूंगा, मैं जी बिल्कुल ठीक है। झंडा ले आए, जय हो। कहां से आना हुआ? क्या बजे आ जाते हैं वैसे, यहाँ क्या बजे आ जाते हैं आप? ना 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 ना, आज मैं जल्दी आया था, 4:45 में आ गए थे। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अब तो रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है तो यहीं आ जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे दर्शन क्या, बात बोलने के लिए आते हैं, दर्शन हमारे लिए आप बना रहे हैं हमको। हाँ जी, बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जनाब कहाँ से आना हुआ? बिहार से। कहाँ से? कटिहार जिला। कटिहार से, बहुत बहुत स्वागत, एकदम बॉर्डर से हैं आप। क्या नाम हो गया साहब?
नैयर हुसैन। नैयर हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है नैयर जी। जब बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जरूर उसमें शरीक होइएगा। मैंने मुद्दा रखा, हालांकि ये डिबेट ऐसी डिबेट है कि कहां से शुरू होगी कहां पे पहुंचेगी किसी को खुद नहीं पता होता, और आज मैं बोलूं मुद्दा उससे पहले ही कूद गए मुद्दे पे। बहुत ध्यान से, धैर्य के साथ। सबसे पहले बीजेपी को, कि जो आज राहुल गांधी ने कहा कि पढ़ने वाला है, तो ये आभास पर इन्होंने एंटिसिपेट किया। हालांकि वो वायनाड पे है, वायनाड की घटना पर भी मुझे बोलना चाहिए। बहुत संवेदना के साथ सारे लोगों को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो आपदाएं आ रही हैं वो सहज नहीं है। जी जनाब। देखिए, राहुल गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक अनकंट्रोल अभिव्यक्ति भी है। राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस सिस्टम में बहुत से ऐसे लोग लगा रखे हैं जो उन्हें सूचनाएं देते रहते हैं। उनके समय पर कोर्ट ने कहा था इट सिम्स इट्स ए कैट पेज, पिजड़े का तोता लग रहा है एजेंसियां। अब आप बताएं कि ईडी सीबीआई किसी के घर जाएगी तो क्या चाय नहीं पिलाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं बाहें खोलकर ईडी की स्वागत के लिए तैयार हूं और चाय और बिस्किट भी खिलाऊंगा। अगर वो नहीं भी करे तो उनके ऊपर तो ईडी का ऑलरेडी जमानत पर चल रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी ईडी के केस में ऑलरेडी जमानत पर हैं। उनके और जेल के केस के बीच में सिर्फ एक बेल के कागज का अंतर है। ये कैसे पता चला आपको कि ईडी उनको पकड़ने वाली है या ईडी उनको ऊपर आने वाली है? ये कैसे पता चला? प्रतीक जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। राहुल गांधी जी जिस तरह से गरीबों की आवाज बने हैं, मध्यम वर्ग की आवाज बने हैं, तो वही बने रही है ना। नहीं, किसानों की आवाज बने हैं, देश के नौजवानों की आवाज बने हैं, देश के सेना के जवानों की आवाज बने हैं। उससे एक बात तो तय है कि देश की सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय गृह मंत्री जी की नींद उड़ी हुई है इस समय। तो इसीलिए, और हमने देखा पिछले 10 साल में किस तरह से इस सरकार ने एक के बाद एक करके विपक्षी नेताओं पे ईडी और सीबीआई के केसेस करवाए। तो डर गए क्या? दूसरी बात, नहीं डरे नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही तो बोला है कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। वहां पे चाय, नमकीन, तो ये कैसे एंटिसिपेट कर, ये नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं, आम आदमी ये जानना, मैं उसी पे आ रहा हूं, आगे आ जाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एंटिसिपेट कर लिया कि ईडी आने वाली है। उसी पे आ रहा हूं मैं। देखिए प्रतीक जी, जब आप 10 सालों तक संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट के रखते हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए पदों पे लोगों का गला घोट के रखते हैं, तो कई लोग हिमायती होते संविधान के। उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं घुटन और दमन महसूस हो रही थी। वही लोग हमारे हिमायती हैं, वही चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को वापस मुक्त किया जाए और वापस संविधान के दायरे में। मतलब इन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि ईडी के लोगों ने ही मुझे बताया है। अब ये बताया है इन्हें या नहीं, या इन्होंने सिर्फ बहस की, एक मुद्दे की एक लाइन खींच दी। जी हाँ प्रतीक जी, देखिए ऐसा है कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से गरीबों की आवाज उठाई है, नौजवानों की आवाज उठाई है, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई है, तो ये लाजमी है कि उन पे इस तरह के मुकदमे और ये सब चीजें चलेंगी। जी जी। प्रतीक जी, सिर पे कुल का बड़ा टीका, अभी तर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे नर भी होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। राहुल गांधी के ऊपर ईडी का केस कोई आज नहीं हुआ, जब उनकी सरकार थी तब उन पर नेशनल हेराल्ड का ईडी का केस हुआ। किया किसने? इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने 5000 करोड़ का माल 50 लाख में यंग इंडिया बनाकर माँ बेटा ने हड़पा था, उसका केस किया, और उसमें आज दोनों माँ बेटे जवान पर। वो केस मैं ये जानना चाहता हूँ कि होने वाला है या नहीं। भाई, कंस को सबने देखा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा या सीरियल देखा होगा, कंस को सपने में कृष्ण नजर आते थे। उसी तरह से चोर को सपने में पुलिस नजर आती है, राहुल गांधी को जमानत पर उनको ईडी नजर आती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात आप सुनिए। राहुल गांधी किसान से मिलते हैं, पूछते कौन जात हो भाई। पत्रकार से मिलते हैं, पूछते कौन जात हो भाई। तुम्हारा मालिक किस जात का है भाई। सेना से पूछते मिलते हैं, पूछते तो कौन जात का हो भाई। जिससे पूछते हैं उसके जात पूछते हैं, और जब उनसे पूछता था कि कौन जात, वंश क्या है, जात क्या है और क्या है गोत्र, दादा लेटे सिमेट्री में जात पूछे पौत्र। ये सिर्फ भारत में इन मक्कारी चल सकती है। नहीं, जब वो जात बताना चाहे बोला बताएं। प्रतीक जी, मेरा नाम ईशान त्यागी है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजीव त्यागी जी था। हमारा जो गोत्र है वो ब्राह्मण गोत्र है। हम ब्राह्मण हैं, और मेरा जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र है। और उसके बाद भी मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़े होके ये डिमांड करता हूं कि देश में जातिगत जनगणना होनी ही होनी चाहिए।
अब आइए दूसरी बात इन्होंने बोला ये वाला केस चल रहा है, वो वाला केस चल रहा है। आप ये बताइए कि इस केस में 55 घंटे की इन्होंने हमारे से पूछताछ कर ली है राहुल गांधी जी से, उसके बाद भी एक चवन्नी भर का ये केस नहीं बना पाए हैं। इसी मामले पे इस तरह से तो ये भी बोला जा सकता है कि देश के जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, वो तड़ीपार रह चुके हैं देश के गृह मंत्री। तुम्हारे शिकार हुए गृह मंत्री को तड़ीपार मत बोलिए, तुम्हारे कुकर्मों की सजा अमित शाह जी ने को भुगताया है। तुमने ये पाप किया है। अमित शाह जी राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिनको आप लोगों ने मौत के घाट उतारा है। मैं बता रहा चाहता हूँ जाति की बात किया है। आपके यहाँ गाया जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं ज्ञान नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं जाति न पूछो नेता की, हमारे नेताजी महान और गरीबी यूं ही कायम रहे, चलती रहे दुकान। ये दुकान चलाने वाले हमें जाति में बांटना चाहते हैं। गजब है भाई। चलेगी अभी राजनीति, चलेगी देश में, लंबी चलेगी, अभी बहुत समय लगेगा। क्या उम्र हो गई आपकी? 67 साल अभी लगेगी, अभी उम्र चलेगी इधर। अभी इसमें जल्दी नतीजा नहीं आने वाला, अभी ऐसे ही चलेगी राजनीति, ऐसे ही चलेगी। जी मैं आम आदमी पार्टी को, वो आ गई है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी इजाजत होगी तो मैं लूंगा, नहीं तो वैसे नंबर आपका है। हाँ जी जी। प्रतीक जी मुझे याद है, मेरे को डेट तो याद नहीं है। हाँ जी। आप ही ने अपने शो में कहा था हाँ। कि अभी आरक्षण को और लागू करना चाहिए कुछ समय तक। मैंने कहा था, आपने बोला था। अच्छा। आपके वर्ड से मुझे याद। ठीक है आपने बोला तो था। दूसरी बात यहाँ पर हम इसलिए जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं कि देश में किस जाति की कितनी भागीदारी है, उसके हिसाब से कितने रिसोर्सेज लोगों को बंटने चाहिए, ये तो देश में पता होना चाहिए। देश के इतिहास में, आजाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 10 वर्ष में सेंसस होता था वो जनगणना नहीं हुई है। इस बार 2021 में होनी थी, मान लीजिए चलिए कोरोना था, उसके बाद 23 में हो जाती, 24 में हो जाती, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इन्हीं के साथ ही जेडीयू भी करवा रही है जातिगत जनगणना। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बोला वो याद नहीं, आपने कोट नहीं किया, वो नहीं कोट किया आपने। एससी और एसटी के वो क्यों नहीं कोट किया, मुझे ये भी जानना है आपसे। वो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मैं दूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का पहले पक्ष जी। देखिए मुद्दे तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेकिन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों को जाति और धर्म के नाम पे दबा दिया जाता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जी मीनाक्षी जी, देखिए अभी जैसे भाई ने बोला महिलाओं की बात करी, तो महिलाओं का मुद्दा आज के देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। 50% वोटर्स हैं, लेकिन फिर भी आज उनके पास सेफ्टी नहीं है। आए दिन ये पहला केस नहीं है जो भाई आज डिस्कस कर रहे हैं, न जाने अनगिनत केस हो सकते हैं जिनमें दिल दहला दिया है जनता का, लेकिन उसका फायदा क्या हो मुझे तो। आप स्वाति मालीवाल का बात कर रहे हैं, फिर उसके मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, जो 300 सीढ़ी मिलती है, बलात्कार की सीढ़ी मिलती है, रेप के केसेस है, और उसका आप सांसद बना देते हैं। आप सोचिए देश का दुर्भाग्य है कि जिसके ऊपर 300 रेप के केसेस हो, वो हमारे यहाँ सांसद रुकिए। मैं मीनाक्षी मैं दोनों से था। मीनाक्षी रुकिए, मैं शोषण किए किसी महिला को कोई पद नहीं देता, उसके ऊपर खुद आपके नेता कह रहे हैं बंगाल के, उसमें क्यों नहीं बोलते आप? मैं बोलूं मीनाक्षी, मैं बोलता हूं, महिला के साथ कहीं भी अपराध हो, कैसा भी अपराध हो, किसी तरह का अपराध हो, और कहीं भी हो, किसी जगह, किसी राज्य में, वो गलत है, वो गलत है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल का आपने इनको छेड़ने के लिए मुद्दा कहा था, या वास्तव में आप संवेदनशील आदमी हैं, इसलिए मैं जो सवाल पूछा वही जवाब दीजिएगा। पाठक जी टू द पॉइंट दीजिएगा। आप महिलाओं के मुद्दे पे संवेदनशील हैं इसलिए आपने कहा, या सिर्फ इनको छेड़ना था, मुद्दे में उकसाना था इसलिए आपने कहा? देखिए मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूँ। अपनी जो भी बात आपके इतने बड़े चैनल पे आके सुनिए, आपने कभी बंगाल का मुद्दा उठाया? मुंह में घी जम जाता है क्या बंगाल का मुद्दा उठाने पे, जब वहाँ पे सरेआम पाठक जी यहाँ आइए। आप
संवेदनशील इंसान हैं, व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, महिलाओं के मुद्दे पे बेहद संवेदनशील हैं। आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलते समय छेड़ा मतलब नहीं। अरे रुकिए, मुझे भाष्य जी आप बोलिए। आपने रुकिए, मेरे शब्दों पे ही काम है बेटा। आपने महिला प्रवक्ता जब बोल रही तो छेड़ा, और मैं फिर से कोट कर रहा हूं, छेड़ा इसलिए उकसाया कि वो डिरेल हो जाएं जानबूझ के। यह बेहद संवेदनशील मुद्दा को आप बेहद संवेदनशील व्यक्ति कहना चाह रहे थे। देखिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। आप जब सेलेक्टिव चीज उठाओगे, मणिपुर में अगर घटना होती है तो वो भी शर्मनाक है, और अगर बंगाल में घटना होती है तो वो आपके मुंह में दही जम जाता है, चुप हो जाते हो। आपके सीएम आवास में, आप मुझे बताइए, आज तक किसी की भी सीएम आवास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है क्या? प्रतीक जी आप मुझे ये बताइए, किसी भी सीएम आवास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है क्या? ऊपर रखिए उसको। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल को लेकर कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी की है। उसने कहा मुद्दे तो मैं बहुत सारे लोगों को, एंड आई कोर्ट ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को जो सजा याफ्ता हैं, खूनी हैं, दुर्दांत हैं, उनको मैं बेल दे देता हूं या बेल मिल जाती है, क्योंकि वो एक राइट है, वो बेल मिल जाती है। लेकिन जहां पे जिस तरह की, जिस प्रकृति की घटना स्वाति मालीवाल के साथ हुई वो बेहद गंभीर है। तो अगर एक स्वतंत्र पत्रकार पाठक जी मुद्दा उठा रहे थे तो आप भड़कती हो गई। मैं भड़की नहीं, मैंने कहा आप पक्षपात नहीं कर सकते महिलाओं के तो साथ। कहां पक्षपात? वो कह रहे स्वाति, आप एक सेंटेंस में बोल सकती थी। सुनिए, हाँ। स्वाति मालीवाल के साथ जो बदतमीजी, जो भी उसका आरोपी है वो गिरफ्तार है या नहीं है? तो घटना तो हुई ना। आम आदमी पार्टी ने उसकी वो भी करी कि नहीं हम इस चीज को फेवर नहीं करते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना पर ना प्रधानमंत्री बोले, ना गृह मंत्री बोले, ना कोई बोला। देखिए बिल्कुल नहीं बोले। देखिए उन्होंने नहीं, आप प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए। और ब्रजभूषण जी की घटना हुई, जिन बेटियों को वो कहते कि मेरी बेटियां हैं, वो न्याय के मांगती रही यहीं पे जंतर मंतर पर, तब प्रधानमंत्री बताइए बोली, स्मृति ईरानी बोली, गृह मंत्री बोले, बताइए कौन बोला उनके ऊपर? जब वो 3 महीने अपना बैठी रही गर्मी में अपने लिए न्याय मांगते हुए, उनकी अफेयर तक दर्ज नहीं हुई। सोचिए राइट। आप मुद्दा मैंने शुरू किया था, कहां पहुंच गया भाई? कहां से बात शुरू की थी? राहुल गांधी से बात की थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रह गए, मैं आता हूं, लेकिन ये पहला कमेंट इनका है जो उन्होंने बोला। जी देखिए, इस देश में कहा जाता था कुंभकर्णी नींद, कुंभकर्ण 6 महीना में एक बार जागता था। अब कहा जा रहा है कांग्रेसी नींद। बीमारी है क्या कोई बहन? कोई बीमारी है? कोई बीमारी है तो पहले इलाज करा के आइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, इलाज करा के आइए। अगर बोलने नहीं आता हो तो पढ़ लिख के आइए। किस डाटा पर बात करना चाहिए? 10 साल में महंगाई कम कर दी आपने, बिल्कुल बेरोजगारी कम कर दिया आपने, किसानों के लिए कुछ कर दिया? रुका रहा हूं, जा रहा हूं। अरे बिट्टू जरा, अरे नहीं, आराम से, बदतमीजी नहीं, हमसे नहीं करिएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। धनंजय यू कैरी ऑन। देखिए, एक बात था, कहा जाता था कुंभकर्णी नींद, कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था। अब उससे बड़ी है कांग्रेसी नींद। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, न दलितों की याद आई, न पिछड़ों की याद आई, न अल्पसंख्यकों की याद आई। कांग्रेस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, कि कांग्रेस कभी पिछड़ों का भला नहीं कर सकती है, सिर्फ मुसलमानों को उत्थान की सोचती है। ये बाबा साहब का ऑन रिकॉर्ड डायलॉग, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब को गोंदिया से चुनाव हराने नेहरू गए, उसके बाद बाबा साहब मंत्री बने, उनसे इस्तीफा ले लिया। काका कालेलकर की रिपोर्ट पर नेहरू बैठ गए, उसके बाद ओबीसी के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट पर इंदिरा गांधी बैठ गई। राजीव गांधी का 1 घंटा 40 मिनट पार्लियामेंट में खिलाफ बोले आरक्षण के। और कब? जब एक पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस करे हम पिछड़ों की हिमायती, हम दलितों की हिमायती। अरे 60 साल कहां थे तुम? कहां थे? देश के पिछड़ों की याद नहीं आई? धनंजय जी, मैं धनंजय जी, जो आपने बाबा साहब का कोट किया, वो क्योंकि मैंने नहीं देखा, और सारी चीजें मुझे मालूम है, और मुझे सारी, ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे होंगे, और सारी चीजें मुझे मालूम हो ये भी संभव नहीं है, और मेरे दिमाग से निकली हो या मेरे आंख से,
तो आपने कोट किया है तो ठीक है, मैं उसको रेफरेंस के तौर पर, बिन्नू जी को मिलना चाहिए, क्योंकि पैनल में यही एकमात्र व्यक्ति बचे हैं जो नहीं बोले। नहीं, अरे अब आगे। हाँ जी, हाँ देखिए अभी इतने धैर्यशाली पुरुष तो कम ही दिखते हैं हमें जी। धनंजय जी ने भी कहा, जितनी बातें कहा आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के। वह संवेदनशीलता लखनऊ में दिखी है जब एक 14-15 लड़कों ने एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ अभद्रता कर किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होकर के, माननीय मुख्यमंत्री खड़ा होकर के कहते हैं कि 2 लोग थे, 2 ही लोग, वही दलित, वही बैकवर्ड, वही अल्पसंख्यक, आपको और कोई नहीं दिखता है। आपने क्यों, आपको दिखता है केवल वही बेचारा अल्पसंख्यक, वही बेचारा दलित, वही बेचारा पिछड़ा, जिसको आप उत्तर प्रदेश से समाप्त करना चाहते हैं। आपको आशीष कुमार सिंह नहीं दिखा, उसी मंडली में आशीष कुमार सिंह था, आपको वो नहीं दिखा, उसी में गुप्ता भी था, वो नहीं दिखा। आपने जाति विशेष रूप में बांटने का, उत्तर प्रदेश में जाति को लड़ाने का काम किया। ठीक, क्योंकि उपचुनाव में, अरे रुको बिन्नू, ठीक है, ए बिन्नू रुको, नहीं, बोलते बोलते सब सही बोल रहे थे बिन्नू जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं बिल्लो, हमारे हॉस्टल के तो गलत कैसे बोलेंगे? लेकिन ये 10, रुकिए, बोलते थे तो बोल गए, लेकिन ये 10 सीटों पे विधानसभा चुनाव काहे के बीच में आ गया? बिल्कुल है, वही भारतीय जनता पार्टी। और कितने लोग निलंबित हुए हैं? कितने लोग निलंबित हुए? नहीं हुए, कितने हुए? कितने निलंबित? सुनिए बिन्नू, रुको पाठक, ये कोई दूसरी डिबेट नहीं है। आई हैव टू बी डिसिप्लिन। बिन्नू सुनो मेरी बात, एक बात बहुत ध्यान से, वो घटना शर्मनाक है, तुमको उसमें जाति दिख रही है, मुख्यमंत्री को रुको, तुम्हें जाति दिख रही है, तुम्हें मुख्यमंत्री को दिखी है। अरे बिन्नू, क्या कहा? एक यादव, एक अल्पसंख्यक, किसको दिखी है? तुमको उसमें जाति, उसमें तुमको धर्म दिख रहा है, वो घटना शर्मनाक है। मैं कह रहा हूं जी शर्मनाक जी है, जी, लेकिन मुख्यमंत्री को जाति दिख रही है। क्यों दिख रही है? और तुमको चुनाव दिख रहा है, बिल्कुल मैं जानता हूँ, और तुमको चुनाव दिख रहा है। महंगाई दिख रहा है, ठीक, मैं आया जी जी। प्रतीक भाई देखिए, संगति और विसंगति दोनों साथ साथ चलती हैं। आ रहा बेटा, आज का देर हो गई, मैं जाता हूँ। हाँ जी, संगति और विसंगति दोनों साथ साथ चलती हैं। आज का मुद्दा था ईडी का, राहुल गांधी जी का। अब राहुल गांधी जी जैसी संगति में रहे, मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे उनको साथी मिले, भले ही उन्होंने चाहे कोई चुनावी सभा उनके साथ नहीं की हो। माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते थे, ईडी आने वाली है, मनीष सिसोदिया को पकड़ने वाली है, नहीं कहते थे ये बात, यही कहते थे। आज राहुल गांधी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो जैसी संगति वैसी विसंगति। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे, जो अभी जिस पर हम लोग चिल्ला रहे हैं। देखिए प्रतीक भाई, बेहद संवेदनशील ये घटना, दुखद, पानी पड़ना चाहिए आंखों में से। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची, 12 साल की बच्ची, मैं किसी पार्टी पर नहीं जाता, किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, लेकिन अगर ऐसी घटना होती है, मुझे लगता है सारी पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। देश को अपराधियों की जाति होती भाई है क्या? फिर भाई जो ये घटना प्रतीक भाई मैं बोल रहा हूँ, उनकी जाति है। प्रतीक भाई मैं बोल, अपराधियों की कौन सी जाति होती है? आ गया बेटा, आ गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बोलो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम सागर शर्मा है। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, नांगलोई से। अच्छा, क्या काम करते हो बेटा? मैं रेलवे में हूँ, नौकरी कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। मैं आ गया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, जिस राम मंदिर को आपने बनाया, उसी राम से हम दुआ कर रहे हैं कि ये बीजेपी डिलीट हो जाए, बीजेपी डिलीट हो जाए इंडिया से, बीजेपी डिलीट हो जाए इंडिया से। अरे सुनो तो समाजवादी वाले, सुनो तो तुम्हारी बात है। आराम से, कूल डाउन। अरे सुनो तो, समाजवादी क्या कह रहा था वो, सुनो तो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सभी पार्टियों से, यहाँ पे जो भी है बीजेपी के हैं प्रवक्ता यहाँ पे, आप आइए सर। मेरा नाम फिरोज अहमद है, मैं बिहार से हूँ, और मैं पूरे बिहार की तरफ से आपको बोलता हूँ कि अगर किसी भी लड़की का रेप होता है, आप जातिवादी मत कीजिए, ये मत करे, कोई मत करे। अगर आप लोग में दम है
तो जिस दिन सबूत होता है कि हाँ ये रेप किया है उसको उसी दिन फांसी दीजिए, दे दीजिए। अगर है हिम्मत तो आप लोग बनाइए कानून। आप लोग 400+ सीट लाते हैं, आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए कानून और दीजिए फांसी उसी दिन उसको। जी मैं मेरी बात पूरी जाती है। मैं उस मुद्दे पे बोल रहा हूँ जो आज जिससे पूरा देश दुखी है। अब बात उस पे नहीं आती, बात राजनीति छोड़ दीजिए। ये लोग राजनीति पे, चुनाव पे ले आते हैं। अरे ऐसी घटनाओं से बचो। ये घटना ना मानसिक से बच्चों को भी खत्म कर देंगी, देश को खत्म कर देंगी। और मैं समझा रहा हूं, अब मेरी बात सुनोगे तब ना। अब चैन से सुनो, मैं नहीं बोला आपके बीच में। अब भाई प्रतीक भाई, सबसे बड़ी विडंबना देश में आज ये है, सिलेक्टिव चीजों को लेकर के नेता खड़े हो जाते हैं। आज अखिलेश जी के मुंह में दही जम गई है। जो दोषी है ना, जिसके ऊपर आरोप है रेप का, वो सपा का महानगर अध्यक्ष है। महानगर अध्यक्ष है वो। शर्म आनी चाहिए। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस का प्रतीक जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने नींद की बात करी। मैं आपको 10 वर्ष की निद्रा के बारे में बता देता हूं। 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है, और आज वो देश का रुपया कुपोषित हो गया है, 80 रुपए प्रति डॉलर से ज्यादा हो गया है। जिस पेट्रोल डीजल का उन्होंने वादा किया था कि वो 47 रुपए पे ले आएंगे, 40 रुपए पे ले आएंगे, आज आप देख लीजिए 100 रुपए के आसपास पेट्रोल झूल रहा है और 90 रुपए के आसपास डीजल झूल रहा है। निद्रा कहाँ थी पता नहीं। निद्रा उसमें बात थी, आपने देश में नोटबंदी करी, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर टूट गया, लोग बेरोजगार हो गए, 63 लाख एमएसएमई बंद हो गए, आपकी निद्रा नहीं जागी। उसके बाद आप विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, इनके सारे मित्र भाग गए, तब भी निद्रा नहीं जागी। तो आपकी निद्रा तो निद्रा हो गई, आप दूसरे पे आक्षेप लगाना चाह रहे हैं। दूसरी बात अभी सुनिए, भाग गए। इन्होंने कहा विजय माल्या, नीरव मोदी को, इनको पैसा किसने दिया था? कांग्रेस। सुनिए, सरकार आपकी थी, आपने उसको कर्ज दिया। और अरे हमने तो कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके घरों को, संपर्क को तोड़ करके सारे पैसे को वसूलने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। आपने तो पैसा दे करके भगा दिया उसको। हाँ जी, हाँ जी, अपना पद अब वो ले ही लेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। प्रतीक जी कहते हैं ना कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल उठाए, हर सवाल से जो लोकतंत्र में उठाने का हक है। मुझे खुशी होती है कि एक बार उनके मुंह से निकलता कि जो बलात्कारी है मैं उसके किए गए कृत्यों की घोर निंदा करता हूं। तब से बचाव मुद्रा में क्यों दिख रहे हैं? आपका हाथ बल समाजवादी शर्मसार क्यों कर रहे हैं? अपने समय बोलना बीच में वही। आप 37 पे अभी नहीं बुलाया नाम। आप 37 पे इतराए, हम 73 में सर झुका के खड़े थे। क्या बात? हम 73 में सर झुकाए खड़े थे, आप 37 पे इठलाए चल रहे हैं। हम 73 में जनता है कदम सर झुक। एक बात भाई साहब, आपके समय बोला एक शब्द बोला, एक शब्द बोला। दूसरा भाई साहब, मैं आपके समय नहीं बोलता। बैठिए सारे लोग बैठिए। एवरीबॉडी विल सिट हियर, एवरीबॉडी विल सिट हियर। बिन्नू जी बैठिए, कांग्रेस सारे लोग बैठिए। बुलडोजर तो आज भी बुलडोज कर रहा है। जो बलात्कारी है, जो बेविचारी है, जो गिरा हुआ है, जो घटिया मानसिकता रखता है, बुलडोजर आज भी बुलडोज कर रहा है। आराम से। कभी कभी संवेदन, एक मिनट रुको, एक मिनट। संवेदनशील मुद्दों को बड़ी संवेदना के साथ डील करना चाहिए, और सिर्फ ये उपहास और ये उच्छृंखलता जो है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। और ये जनता की तरफ से हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, इधर आइए। और ये बिल्कुल गलत बात है, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं सारे लोगों से बैठूंगा। आम आदमी पार्टी का पहलू है, आम आदमी पार्टी ही बोलेंगी। जी आराम से, बैठिए ना, बैठिए। नहीं, जी बोलिए। 2200 करोड़ खर्च करते थे एमएसएमई पे तो पैसा बहुत था। आज 22,000 करोड़ खर्च हो रहा है एमएसएमई पे तो पैसा नहीं है।
36 रुपए पेट्रोल छोड़ा था इनके लिए, 76 रुपए करके गए थे। 10 साल में 220% बढ़ाए थे तो ठीक था, और अभी 23% बढ़ा है, अभी 30% बढ़ा है तो महंगा हो गया है। अरे ठीक अरे मैं आ रहा हूं। अगर गरीब हो रहा जी, मैं बिल्कुल आराम से बहस को बहस की तरह। बैठो आप भी बैठो, त्यागी साहब बैठो जी। मीनाक्षी अरे आराम से, अरे लड़ाई नहीं करनी है। अरे रुकिए, अरे आंटी जी रुकिए जी, इधर आइए। देखिए, अरे आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं जी? देखो, महिलाओं का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। अरे लीजिए, लो पानी पियो। अच्छा सुच्चा पानी दो भाई, सुच्चा पानी दो। अरे अम्मा अभी मिल भी रहा, बाद में तो सुच्चा भी ना मिलेगा ना झुट्टा मिलेगा। हाँ जी मैं पूछूंगा पहले, मैं दूं उनको। जी मैं अपने कांग्रेस के मित्र जो छोटे भाई भी हैं उनको चैलेंज करता हूं इस ओपन डिबेट में, एक डाटा मुझे दे दे और जिसमें ईमानदारी से दे दे, और जिसका मैं काउंटर नहीं प्रस्तुत करूं तो जो कहिए सो। जी ठीक। हाँ तुम, अरे बेटा तुम तो अभिमन्यु हो। देखिए प्रदीप जी, महिलाओं का मुद्दा है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा समय भी दीजिएगा, क्योंकि आप अगर मानते हैं बैठ जाओ, नाटक ड्रामा नहीं, संवेदनशील है जी। अगर आप मानते हैं कि महिलाओं का मुद्दा सचमुच संवेदनशील है तो ध्यान से सुनिएगा जी। मीनाक्षी स्वागत है आपका। सारे लोग चुप रहेंगे। अगर महिला का सम्मान नहीं आता तो डिबेट से छोड़ के चले जाइए, चुपचाप खड़े रहिएगा। देखिए, पिछले 10 सालों में हम एक घटना की क्यों बात कर रहे हैं? न जाने अनगिनत घटनाएं हुई हैं जिन्होंने देश की जनता का दिल दहलाया है। महिलाओं ने पीड़ाएं सही हैं और आए दिन उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। हम उसमें जाति धर्म ना देखें, हम उसमें ये देखें कि सिर्फ एक महिला है। दूसरी चीज़, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इस पर खूब राजनीति बहुत होती है कि बंगाल में हुआ, वहाँ हुआ। जहाँ इनकी सरकार नहीं होती वहाँ तो खूब राजनीति होती है, लेकिन जहाँ वहाँ नहीं होती। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 10 साल में एक कानून नहीं बना पाए महिलाओं के लिए। आपने इतने कानून बनाए हैं जो आपके मनपसंद कानून होते हैं, आप चुपचाप पास कर देते हैं। आपने दिल्ली में देखे, जब दिल्ली में आपको काला अध्यादेश लाना था, लोकतंत्र की हत्या करके जो चुनी सरकार के अधिकार छीन के आपने काला अध्यादेश रातों रात ला दिया। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो 10 सालों में एक कानून नहीं बना पाए आप उनकी सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पर बीजेपी के वो बैठे हुए हैं, बताइए कौन कौन से कानून बनाए महिलाओं के लिए? अगर इतनी अनगिनत घटनाओं पर हमारे प्रधानमंत्री जी को चिंता है, हमारे गृह मंत्री को चिंता है, हमारी जो महिला विकास मंत्री उनको अगर कोई चिंता है तो बताए ना कौन सा कानून बनाया, कब चर्चा करिए उसके ऊपर उन्होंने संसद के अंदर। जी ठीक मैं दे दूंगा आपको। मेरी बहन की बात मुझे बहुत मार्मिक कर गई, लेकिन एक बात बस मन को दुखी कर गई कि ये भी उसमें कानून में कहती कि लिखना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री के यहाँ घटना हो तो उसकी सजा कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये भी लिखना चाहिए बहन। बिल्कुल ये लिखना चाहिए बहन कि अगर मुख्यमंत्री ये घटना करे तो उस पापी को क्या सजा दी जाए, उस पापी को क्या सजा दी जाए, उस गंदे, उस घटिया, उस नीच आदमी को क्या सजा दी जाए। अगर राजा ही चोर हो, अगर उसी के यहाँ महिला का अपमान हो, मैं धनंजय आराम, बहुत आराम से धनंजय, आराम से या तो आपने अपनी बात कही। हस्तिनापुर में या तो ये घटना धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने की थी। 10 सालों में कोई कानून बनाया आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए? आपने ये जो बलात्कार होते हैं, ये सब चीजों से क्या काम किया बताइए? बहन, चोरी के लिए कानून बना है ना, चोरी रुक गई। डकैती के लिए कानून बना है, बन गया। आपने क्या कानून बनाया? अपराध के लिए कानून बना है, बन गया। ठीक, मैं उसे सिंपल बात कह रहा हूँ। हस्तिनापुर ने ये 2 बार घटना देखी है। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने किया या केजरीवाल के सामने उसके गुर्गों ने किया। महिला का पास 2 बार। महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया नहीं बनाया 10 सालों में? इतनी घटनाओं पे आपने क्या एक्शन लिया ये बताइए? क्या इस 10 सालों में कानून ही नहीं बना पाया महिलाओं के लिए? सिर्फ आपके लिए वोट बैंक है, सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है वो। जस्टिस वर्मा कमेटी इनको याद दिलवा दीजिए, जब निर्भया रेप केस हुआ था तो जस्टिस वर्मा कमेटी हुआ था। अरे थोड़ा पढ़ के आया करिए ना। जब एक कानून है उसमें कितने लूप होल्स रेपिस्टों ने निकाला था। पढ़ के आइए जस्टिस वर्मा कमेटी ऑलरेडी है। अगर रेपिस्ट आएंगे आपको पता है कि नहीं? 10 साल में एक कानून बताओ।
हाँ जी, कानून बनाने से रेप रुक जाएगा? कानून बनाने से रेप रुक जाएगी क्या? बाबूजी पूछते हैं सवाल। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में ही रहे हैं, पढ़े बड़े। रुक जाएगी क्या? ये तो ये बताए ना जी। कानून अपराध है तो कानून तो बनाना पड़ेगा। और जी, कानून तो बनाना पड़ेगा। कानून तो बना हुआ महिलाओं के लेने सबके। जी जी, मैं आराम से पगला कह रहे हो। रुको बेटा, अभिमन्यु। सर योगी जी पे शक न करो, उसकी गाड़ी पलट दी जाएगी। जो रेप कर रहा है उसकी गाड़ी पलट दी जाएगी। योगी जी सख्ती से कार्रवाई करेंगी इसके खिलाफ। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। गाड़ी पलट दी जाएगी? नहीं, गाड़ी नहीं, कानून है यहाँ पे। कानून होता है क्या? खड़े रहो चुपचाप। एक बार पूछा ना तुमसे, पूछूंगा फिर से। रेलवे के हो ना एम्प्लॉय? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? डर नहीं लगता? हाँ जिगरा तो तुम्हें मालूम है, रेलवे भी मालूम है मुझे। हाँ जी। 4 महीने से दिल्ली के बुजुर्ग रो रहे हैं। दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, उनकी पेंशन क्यों नहीं दे रही? आज मेरी गली के 4 बंदे रो पड़े, बुजुर्ग कह रहे हैं हमने दवाई लेनी है। और बताओ, मैं आप पार्टी 4 महीने कहाँ से? कौन सी दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार है, बुजुर्गों की जो पेंशन 2500 रुपया पर मंथ देती है, 4 महीने से उनके खाते में पेंशन नहीं जा रही है। मैं आप पार्टी से पूछना चाहता हूं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने वोट दे के दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी को चुना है, उनका क्या दोष है? ठीक, मैंने लिया आपका पॉइंट लिया जी। नंबर है 9871205883, 9871205883। और ये नंबर, और ये बात, रुकिए, ये नंबर क्यों मैंने बोला? इसलिए बोला कि ये माँ और इनके हस्बैंड लगातार शो में आते हैं, अपने 18 महीने के बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। खुद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपनी नौकरी छोड़ चुकी हैं बच्चे के लिए। फादर, इनके हस्बैंड जो कि एक आईटी फर्म में काम करते हैं, एक ऐसा अमाउंट जुटा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि वो इंजेक्शन आना है 17.5 करोड़ रुपए का। 17.5 करोड़ रुपए का। कंपनी, सुनिए सर, सुनिए, बात सुन लीजिए। आपका पान मसाला अगर छोड़ देंगे तो 100 रुपए दे देंगे महीने में। जो बोल रहे थे वो अगर पान का मसाला छोड़ देंगे, ये इस देश की नैतिकता पे बात कर रहा हूं मैं। सवाल तुम बहुत जल्दी पूछ लेते हो, लेकिन पान का मसाला नहीं छोड़ पाओगे, कैंसर तुम्हारे भी होने वाला है। और ईश्वर करे इलाज हो जाए। मैं बात कर रहा हूं, 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, आसान नहीं है। कंपनी 10 इंजेक्शन फ्री देती है, 1 इंजेक्शन चाहिए इनको भी, लेकिन वो कंपनी ने अब वो इंजेक्शन फ्री देना बंद कर दिया। इसी जुलाई से अक्टूबर तक है वो, अक्टूबर तक है उसके बाद, लेकिन लॉटरी लग चुकी है। वो लॉटरी होती है, उस 10 में किसको मिलेगा, वो एक लॉटरी होती है। मसल डिस्ट्रॉफी का केस है। दिस SMA टाइप 2 की बीमारी है, भयंकर बीमारी है, बड़ी बीमारी है। संवेदनशीलता के साथ ये आती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, चुपचाप बात कह के चली जाती हैं, इस बहस के अंदर खड़ी रहती हैं। जिसको जो अमाउंट का करना है, 9871205883। मीनाक्षी जी हमारी पैनलिस्ट हैं और आज इनकी मदर बाहर खड़ी थी, मुझे ब्रेक में पता चला। माँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप डिबेट में आ जाया करिए, बैठ जाया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आज अपनी मदर के साथ आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे लोग, जो तमाम सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आराम से, धैर्य से। रियाज साहब आए हैं जबलपुर से, पत्नी के साथ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू सो मच। महिलाओं को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, घर पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। हाँ नहीं आपने, अरे नहीं रियाज भाई आपकी बात नहीं है, तो सरकार ने भी कह दिया है कि हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, जरूर होना चाहिए रियाज भाई। लेकिन मैं जैसा मीनाक्षी जी अकेली हैं, लेकिन आप बातों पे ध्यान दें। वो पार्टी अपने प्रवक्ताओं को भेजती है, तो जो आम आदमी पार्टी के 100 में 90 बार तो वही आते हैं, पुरुष आते हैं। आज महिलाएं आपको दिख रही, बहुत बहुत स्वागत है। बात इसकी नहीं है, बात उसकी है कि आपने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए, इसकी बात है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि बात महिला पुरुष की नहीं है। सशक्तिकरण के लिए समाज में क्या किया, कहां पे खड़ा किया, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा। आपने कहा आप रोज बहस करते हैं, क्या नाम है, मैं भूल गया। सल्तनत जहां जी ने पूछा कि आप रोज बहस करते हैं
और अनगिनत बहसें होती हैं चैनल्स पर, तो क्या कुछ बदलता है या कुछ बदला या नहीं बदला? आप यहां खड़ी हैं, आप कहां से आई हैं? नमस्ते, कहां से आई? सिवान जिला से। सिवान से? छपरा से। बहुत बहुत स्वागत है। बेटे के साथ आई हैं? दादी है? पूरा परिवार आया है इसके बला। और बाबा जी कहाँ हैं? अजी नमस्ते। दादी हैं, बाबा हैं, सल्तन जहां जी आप हैं, बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं मुझे, कुछ पीछे हैं भुट्टा खा रहे हैं, कुछ छोटे से भी बच्चे हैं। बदलाव यहीं से होता, कभी कभी बदलाव दिखता हो, हमेशा बदलाव ऐसा ही होता है, धीमे धीमे दिखता है। मुझे 8 या 10 बरस हुए ये इस तरह की डिबेट यहां पे करते हुए, इस जगह पे लगभग 15-16 बरस हो गए। वैसे बहुत चेंज आया, बहुत सारे लोगों ने उन मुद्दों पे बोलना शुरू किया जिस पे शायद बात करना लोग डरते थे या सोचते थे कि इस पे बोलेंगे तो शर्म आती थी। बोला उन्होंने, सामने आए, खड़े हुए, उन्होंने खुलकर बोला इस बातों पे। तो कभी कभी चेंजेस जो होते हैं दिखते नहीं हैं, लेकिन धीरे 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 सतह पे आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो यकीनन मुझे विश्वास है हम रहे, मैंने कल भी बोला था, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो भी आगे दिया चल रहा है वो जलाता रहेगा और वो आगे खड़ा रहेगा। तो समाज में परिवर्तन तो ऐसे ही होता है। क्यों दादी जी, ऐसे ही होता है। सिवान से आए हैं, बहुत कुछ बोलना है? आज ही बोलना है, कुछ विषय पर बोलना है, बोलिएगा तो। नहीं, अरे आपका कोई विषय है? कि आपने महिलाओं के अधिकार का बात कहा है, तो उस पर अधिकार मिलना ही चाहिए, ये कोई दूसरी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो महिलाएं रहती हैं और उनके अधिकार की बात हो और न मिले, कानून बने कि इतना ही होना चाहिए, फिर भी अभी वो काम पूरा नहीं हुआ। वाह, क्या नाम है, क्या उम्र हुई? दादा से उम्र नहीं पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी पूछ रहे, क्या उम्र है? उम्र 80 के लगभग। 80 के लगभग। और हमारे से वो आपकी परिवार से ही है? कौन है? नीपू, इनकी नातिन। इनकी नातिन है। अरे पूरा परिवार आया है, नातिन और ये सब। छोटी घटना नहीं है ये। नाती है, नातिन है, पोता है, सब आए हैं और ये कह रहे हैं अधिकार मिलना ही चाहिए। और 80 साल के बुजुर्ग कह रहे, देखिए मैंने आपके सामने बस छोटा सा उदाहरण ही दूंगा। अब ये तो नहीं होता कि मैं आप कहें राई लाई हूं, प्रतीक भाई यहां रखिए और पेड़ उगा दीजिए, तो मैं तो वो तो ना कर पाऊंगा, राई से पेड़ तो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन हाँ, राई जोड़ के एक दिन खेत में डालेंगे तो खेत में फसल जरूर होगी। मैं इतना विश्वासी आदमी हूं कि एक दिन फसल जरूर होगी। ये जब तक बड़ी होंगी या बड़े होंगे, बड़ी हैं या क्या नाम इनका? इसका नाम लक्षिता है। हाँ, तो इतना देर क्यों लग रही? लक्षिता जब बड़ी होंगी तो खेत तैयार मिलेगा, पक्का। इस देश में ये विश्वास है, बस इतना विश्वास जगाए रहिए, बाकी सब अपने आप हासिल हो जाएगा। जी पाठक जी बोलिए, लड़ाई झगड़ा ना करना। नहीं, देखिए आज ईडी पे जो मुद्दा उठा था उसी पे बताता हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हलवा सेरेमनी में न एक ओबीसी दिखा, न ST/SC दिखा। जब चिदम्बरम जी बजट पेश करते थे तब कहाँ दिखता था। दूसरी बात, ये नेशनल हेराल्ड घोटाला जो है, उन्होंने, किसने स्टार्ट किया था वो पेपर? स्वतंत्रता सेनानियों ने स्टार्ट किया था। कहां गए उनके परिवार के लोग? क्यों एक ही परिवार के पास 5000 करोड़ की संपत्ति बच के रह गई? इसका जवाब राहुल जी के पास है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के पास, ये देखिए, आप कहेंगे फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है, लेकिन ये रेपिस्ट इनके साथ अयोध्या के जो फैजाबाद है, अयोध्या के सांसद नहीं है, फैजाबाद के सांसद के साथ बैठे हैं। वो समाजवादी पार्टी के जो ऑफिस बियरर है, उसके बाद एक शब्द नहीं बोलता है। न डिंपल भाभी जाती हैं, न एक शब्द बोलती है। ठीक बड़ा जी, ठीक। ऑफ कोर्स आप ही का चांस बनेगा, क्योंकि इन्होंने सीधे आप पे बोला है, तो आप ही का बनेगा। फिर इसके बाद आपको दे दो जी। मैं ऐसे स्वतंत्र पत्रकार को बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नमन करता हूं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे स्वतंत्र पत्रकार होने चाहिए देश में, तभी कल्याण होगा। रही बात, अभी तक आप ये कह रहे थे कि हलवा बनता है तो उसमें ये पूछे, अरे आपको अपराध में जाति दिख जाती है 2 लोग, हलवा बना, अगर OBC नहीं दिखा, SC नहीं दिखा, अगर कह दिया तो क्या गलत कहा? आप कहते हैं कि देश में, एक मिनट सुन लीजिए, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति। आपको सदन में महिला के अंदर सुपर्णखा दिख जाती है, तब नहीं आप बोलते हो
तब कहते हो महिलाओं का सम्मान। कहाँ दिखी, किसको दिखी? हमें तो नहीं था, किसी ने नहीं कहा तुरंका। जिसको समझ में आ रहा है वो अपने आप को ले ले, तो उसमें हमारी उसकी क्या गलती है? और एक बात मैं और कहना चाहता हूं मेरे साहब, अभी कांग्रेस पार्टी के नेताजी ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी अमित शाह जी की नींद उड़ी है। अरे कैसी नींद उड़ी है भैया? राहुल गांधी जी की नींद उड़ी है, 2 बजे रात को ट्वीट कर रहे हैं वो। नींद उनकी उड़ी हुई है और कह रहे हैं अमित शाह जी की नींद उड़ी हुई है। उनको सपने में आ रहा है कि मैं लाल किले पर कब खड़ा हो जाऊं राहुल गांधी जी को। हाय ये सपना, ये सपना सजाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है और गरीब को देखना पड़ता है। मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, ये हिंदुस्तान की जनता ने उस कुर्सी को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि वहां अरे गहरे नत्थू गहरे नहीं पहुंच पाएंगे। इतना ऊपर पहुंचा दिया हिंदुस्तान की जनता ने, तो उन्होंने तो सर पे अपने कंधों पे बैठाया था मोदी जी को, लेकिन वो सर पे जाके बैठ गए और बोलने लगे कि मैं भगवान का रूप हूं। चलिए दूसरी बात पे आइए। अभी पाठक साहब ने बोला, एक चित्र का जिक्र किया इन्होंने कि चिदम्बरम साहब के साथ कौन अनुसूचित जाति के थे। जेडी सेलम जी, अगर आपने पाठक जी चित्र सही से देखा होता, जेडी सेलम जी जो उस समय वित्त राज्य मंत्री थे वो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो हमारे समय पे तो होता था, नहीं था, कोई नहीं था, एक ओबीसी समाज से और एक। मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगा। मैं दूसरी बात नहीं, पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे से आप ये करिए, आगे से ये इंश्योर करिए कि जब भी हलवा सेरेमनी वो होती है सेरेमनी जब बजट से पहले की हलवा बनाया जाता है, और ये इंश्योर करिए कि इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति या जो हाशिए पे लोग हैं उन वही लोग बनाएंगे नीतियां निर्देश, वही बनाएंगे सिर्फ, और वो उनके लिए बनाएंगे, त्यागी जी के लिए बनाएंगे, बिन्नू जी के लिए बनाएंगे, उपाध्याय जी का, और मेक श्योर कि इसको आप कोर्ट से मोहर लगवा के ही लाएं। मेक श्योर कि बाकी लोगों के लिए ये कौन सा बहस है, कैसी बहस है? आजादी के लिए चुनाव, आजादी के लिए लड़े नहीं, आजादी बिन्नू तुम्हारे पुरखे इसीलिए लड़े थे, पुरखे, बताओ, ये बहस है इस देश में, ये बहस है। जाति कहाँ से आ गई? वही मैं मुख्यमंत्री से तो ये, अरे राहुल गांधी से नहीं बोल,